हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे प्रगतिशील काव्यधारा के विषय में। आपको पता है कि राजनीति के क्षेत्र में जो विचारधारा साम्यवाद या मार्क्सवाद के नाम से जानी जाती है, साहित्य के क्षेत्र में वही विचारधारा प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। यानी साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप लिखा गया जो काव्य है उसे हम प्रगतिशील काव्य कहते हैं। तो आइए देखते हैं पुस्तक हमें क्या कहती है। शमशेर बहादुर सिंह यद्यपि प्रगतिशील चेतना के कवि हैं, किंतु उनकी कविताएं मन की गहरी परतों को सांकेतिकता और बहुत कुछ चित्रकला की सहायता से खोलती हैं। शमशेर बहादुर सिंह की कविताएं शब्दों की मितव्यता परतती हैं। पंक्ति देकर आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी कविताएं शब्दों की मितव्यता को बरतती हैं, तो शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं की बात हम कर रहे हैं। अतः अर्थ निकालने का प्रयास काफ़ी करना पड़ता है। इसी कारण उनकी कविताओं में मौन यानी जो कहा जाना चाहिए किंतु नहीं कहा गया है की महिमा मिलती है। शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं की बात कर रहे हैं कि इनकी कविताओं में मौन है, यानी जो कहा जाना चाहिए किंतु नहीं कहा गया है उसकी महिमा हमें देखने को मिलती है। उन पर फ्रांसीसी प्रतीकवादी कवियों का काफ़ी प्रभाव रहा है। आपसे यह प्रश्न बनाकर भी पूछा जा सकता है कि शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं की कौन सी विशेषता नहीं है, तो शब्दों की मितव्यता, कविताओं की मौन यानी जो नहीं कहा जाना चाहिए उसकी कहने की जो कला है उसकी महिमा का वर्णन, फ्रांसीसी प्रतीकवादी कवियों का प्रभाव इन पर देखने को मिलता है। जब वे संवेदनशील इंद्रिय बोध और करुणा के बोध का संतुलन स्थापित कर लेते हैं तब उनकी कविताएं ग्राह्य प्रतीकों और बिंबों में या सहज युक्तियों में ढलकर सुगम हो जाती हैं। अमन का राग, सलोना जिस्म, आओ ने, ऐसी कविताएं इनकी प्रमुख कविताएं हैं। अमन का राग, सलोना जिस्म, आओ ने, ऐसी कविताएं, ये कविताओं के नाम हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। गिरिजा कुमार माथुर और नरेश मेहता प्रगतिशील कवियों के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। नरेश मेहता बिंबों का प्रयोग करने में कुशल हैं। नरेश मेहता की बात करें तो इन्होंने बिंबों का प्रयोग बहुत अच्छा किया है। वे प्रगतिशीलता को सौंदर्य की व्यापक भूमि पर देखने वाले कवि के रूप में भी विख्यात हुए हैं। यानी जो प्रगतिशीलता है उसको सौंदर्य की व्यापक भूमि पर कौन देखते हैं? नरेश मेहता। उनकी समय देवता कविता एक विराट गतिशील बिंब बनाती है, बहुत महत्वपूर्ण कविता है जिसके बारे में परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यह एक विराट गतिशील बिंब बनाती हुई कविता है। बाद में भाषा प्रयोग की ओर उनकी रुचि बहुत बढ़ गई। गिरिजा कुमार माथुर ऐन्द्रिकता के कवि हैं। यह प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न बनाया जा सकता है। ऐन्द्रिकता के प्रमुख कवि के रूप में हम किन्हें देखते हैं? गिरिजा कुमार माथुर को। उनके अनेक गीतों में रूप वर्ण का आकर्षण संश्लेषण होता रहा है। उनमें संगीतात्मकता का गुण भी है। गिरिजा कुमार माथुर में संगीतात्मकता का गुण भी है और रूप वर्ण का आकर्षण संश्लेषण भी हमें देखने को मिलता है। वे नई कविता और उसमें भी वैज्ञानिकता का प्रभाव लाने में अधिक व्यस्त ये रहे हैं। पृथ्वी कल्प उनके इसी उद्यम का परिणाम है। भवानी प्रसाद मिश्र की बात करें तो भाषा के चलतेपन और भावों के कुल्हेपन के ये कवि माने जाते हैं। भाषा के चलतेपन और भावों के खुलेपन के कवि के रूप में हम किन्हें देखते हैं? भवानी प्रसाद मिश्र को। उनकी कविताओं के प्रभाव के विषय में उनकी वाचन पद्धति को भूलकर सोचना कठिन है। वे स्थितियों को सहजता से संयोजित करके प्रबंधकार के ढंग के से मार्मिकता पैदा करते हैं। सतपुड़ा की जंगल महत्वपूर्ण है, में उनकी प्रबंध प्रतिभा की झलक हमें देखने को मिल जाती है। उनकी काव्य भाषा के समान भाव भी सहज किंतु मार्मिक है। 1964 में मुक्तिबोध की मृत्यु हिंदी कविता के लिए एक ऐतिहासिक घटना बन गई है। मुक्तिबोध सप्तक के कवि थे, लेकिन उनका कोई काव्य संकलन नहीं छपा था। उनकी लंबी कविताओं ने बहुत कम लोगों का ध्यान आकृष्ट किया था। अंतिम बीमारी में लोगों का ध्यान उनके जीवन संघर्ष और काव्य संघर्ष की ओर गया। जब वो बीमारी के अंतिम क्षणों को जी रहे थे उस समय उनकी कविताओं की तरफ लोगों का ध्यान गया। मरणासन स्थिति में उनका प्रथम काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ, बहुत महत्वपूर्ण काव्य संकलन है।
लोगों को पता चला कि मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है। काफ़ी बार यह प्रश्न हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किसकी कविताओं के बारे में ये कहा गया है कि वे स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है। तो मुक्तिबोध के विषय में, मुक्तिबोध अमानवीय व्यवस्था में पनपे और उन्होंने प्रचलित रुग्ण सौंदर्यबोध के स्थान पर नए मानवीय प्रगतिशील सौंदर्यबोध का निर्माण किया। क्या किया? उन्होंने प्रचलित रुग्ण सौंदर्यबोध के स्थान पर नए मानवीय प्रगतिशील सौंदर्यबोध का निर्माण किया। चांद गद्यकालिक सौंदर्यबोध का प्रतीक है। चांद किसका प्रतीक है? गद्यकालिक सौंदर्यबोध का प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है, क्योंकि चांद का मुंह टेढ़ा इनका बहुत महत्वपूर्ण काव्य संकलन है और यह जो चांद है यह है गद्यकालीन सौंदर्यबोध का प्रतीक है। अब उनकी यानी अमानवीय व्यवस्था की कुरूपता पहचान ली गई है, इसलिए उनका मुंह टेढ़ा नजर आता है। मुक्तिबोध की कविताओं में व्यक्ति के दो व्यक्तित्व अंगों का परस्पर विरोध दिखलाया जाता है। इनमें से एक मानवीय और एक आदर्शवादी होता है, दूसरा स्वार्थी एवं सुविधाजीवी। मुक्तिबोध स्वतंत्रोत्तर भारत में दिखाई पड़ने वाले कथनी और करनी के अंतर को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करते हैं, अर्थात स्वतंत्रोत्तर जो भारत है उसकी कथनी और करनी का जो अंतर है वो बड़े नाटकीय तरीके से हमें इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। इस प्रकटीकरण के लिए वे स्वप्न कथा या फैंटेसी शैली अपनाते हैं। मुक्तिबोध की जो फैंटेसी शैली है यह हिंदी साहित्य में अपनी एक अलग पहचान बना कर रखती है। मुक्तिबोध को परंपरा का गहरा बोध भी है। वे करुणा के कवि भी हैं। उनकी भाषा शैली और उनका सादृश्य विधान बिल्कुल अपना है। वे गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध के कवि हैं। गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध के कवि मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है कि प्रकाशन काल के ही लगभग सुदामा पांडे धूमिल ने काव्य रचना प्रारंभ की थी, अर्थात कब? लगभग 1964 ईस्वी के आसपास। लेकिन स्वतंत्रोत्तर भारत में पनपी पली अवसरवादी सुविधा जीविता के वास्तविक रूप को उद्घाटित करने की क्षमता के कारण उनकी कविताओं ने शीघ्र ही पाठकों को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। धूमिल की बात कर रहे हैं। धूमिल की कविताओं का तेवर जासूसी है जो छिपी छिपी मानव विरोधी व्यवहार को ताड़ लेती है। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र उनके काव्य संकलन है, बहुत महत्वपूर्ण है। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र धूमिल के काव्य संकलन है। मुक्तिबोध और धूमिल की कविताओं से हिंदी कविता में एक प्रकार से प्रगतिशील कविता की धारा व्यापक और वेगवती हुई। कविता में दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं को महत्व देने से अखबारीपन आया। इसका सुपरिणाम यह हुआ कि रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह जैसे सामाजिक यथार्थ की ओर उन्मुख हुए। सामान्य से सामान्य एवं परिचित से परिचित स्थिति में कुछ ऐसा देख लेना कि वह पहली बार मार्मिक लगी रघुवीर सहाय की अचूक क्षमता है। ये किसकी क्षमता है? किसके काव्य की क्षमता है? रघुवीर सहाय के काव्य की। लेकिन इस क्षमता का उपयोग पहले वे अधिकांश दृश्यों या मन की गहरी परतों को उघाड़ने में ही करते थे या व्यंग्य विनोद में। बाद में उनकी कविताएं गहरी राजनीतिक हो गई। उदाहरण देखिए, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भाग्य विधाता है, फटा सूतना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। इन्हें पढ़कर लगता है जैसे ये नागार्जुन की पंक्तियां हों। रामदास की हत्या जैसी संत्रास पैदा करने वाली कविताएं हिंदी में कम लिखी गई होंगी। आपसे रघुवीर सहाय की ये पंक्तियां देखकर भी पूछा जा सकता है कि ये पंक्तियां किसकी हैं, क्योंकि ये नागार्जुन की सी पंक्तियां लगती है, क्योंकि बाद में जो इनकी कविताएं हैं इनमें गहरा राजनीतिक पुट हमें देखने को मिलता है। एक कविता के इस दृश्य की अति सामान्यता देखिए और इसके प्रभाव की गहराई पर गौर कीजिए। देखिए, मैंने गोद में बच्चा लिए स्त्री को बस में चढ़ते देखा और मैंने मन में दूर तक कुछ घिसटता सा चला गया। सामान्य सी बात है, लेकिन कितनी गहरी बात इन्होंने कही है कि मैंने गोद में बच्चा लिए स्त्री को बस में चढ़ते देखा और मेरे मन में दूर तक कुछ घिसटता सा चला गया। राजनीतिक दबाव सर्वेश्वर की कुआनो नदी और केदारनाथ संघ की
यहाँ से देखो, दोनों बहुत महत्वपूर्ण कविताएं हैं, कुआनो नदी और यहाँ से देखो। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल की है और केदारनाथ सिंह की है, यहाँ से देखो। इनकी कविताओं में दृष्टव्य है श्रीकांत वर्मा पर भी राजनीति का दबाव देखा जा सकता है। उन्होंने राजसत्ता, इतिहास और कालबोध का संश्लेषण मगध की कविताओं में किया है। राजनीति धर्मा होने से हिंदी कविता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन के महत्व की ओर नई पीढ़ी का ध्यान नए सिरे से गया और वे कवि नई पीढ़ी के लिए अत्यंत संदर्भवान हो उठे। आधुनिक कविता ने तुक, छंद, अलंकार आदि का मुंह छोड़कर गद्यात्मकता को यथार्थ चित्रण के लिए अपनाया। आधुनिक कविता में क्या महत्वपूर्ण विशेषता हमें देखने को मिलती है कि इन्होंने तुक, छंद और अलंकार का मोह छोड़ दिया और जो गद्यात्मकता का यथार्थ चित्रण है उसको अपनी कविता में शामिल किया। लेकिन व्यक्तिवादी कविताओं में गद्यात्मकता को अपनाकर भी उसे और अमूर्त बना दिया व्यक्तिवादी कवियों ने। नागार्जुन, केदारनाथ, त्रिलोचन अधिकांशतः छंदों और तुकों में लिखते हैं। ये जो कवि हैं ये अधिकांशतः किस में लिखते हैं? छंदों और तुकों में। उनके यहाँ बोध और चित्रात्मकता कभी छूटते नहीं है। उनका वाक्य गठन सुव्यवस्थित रहता है। इस विषय में त्रिलोचन की ठेठ भाषा का ठाठ अन्यत्र दुर्लभ है। नागार्जुन ने अपना बनाया हुआ काव्य मार्ग कभी छोड़ा नहीं। वे दोहा, मंत्र, हरगंगा सब लिखते हैं बिना इस बात की परवाह किए कि लोग उन्हें आधुनिक समझेंगे या नहीं। देश अपने विविध रूपों में इन कवियों के यहाँ मौजूद है। इनकी फिर से संदर्भवान होने का यही रहस्य है। इस काल के अन्य उल्लेखनीय कवियों में अजीत कुमार, स्नेहमयी चौधरी आदि हैं। इसी काल में गीत के क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय नाम उभर कर सामने आते हैं, जिनमें नीरज, वीरेंद्र मिश्र, रामावतार त्यागी, शंभुनाथ सिंह, रमानाथ अवस्थी और बालस्वरूप राही प्रमुख है। नरेश सक्सेना ने वैज्ञानिक चेतना को मानवीय संवेदना से संश्लिष्ट करने के अनुपम प्रयोग किए हैं। समकालीन हिंदी काव्य धारा में अनेक दृष्टियों और धाराओं के कवि एक साथ रचनारत हैं। इनमें विष्णु खरे अपनी संवेदना और रूप विन्यास के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। विष्णु खरे किसके लिए? अपने संवेदना और रूप विन्यास के लिए विख्यात है। आधुनिक कवियों की बात यहाँ की जा रही है। उनकी कविताएं कहानी विधा के बहुत निकट लगती हैं, तो उनमें जीवन संघर्ष के आयामों की नई पहचान भी है। इसके अलावा चंद्रकांत देवताले, मंगेश डबराल, आलोक धनवा, भगवत रावत, मलयज, ऋतुराज, अरुण कमर, राजेश जोशी, अनामिका, निर्मला गर्ग, विष्णु नागर, लीलाधर मंडलोई, नीलेश रघुवंशी, सविता सेन, एकांत श्रीवास्तव, कुमार अंबुज, विमल कुमार, हरिश्चंद्र पांडे आदि हमारी समय के उल्लेखनीय कवि रहे हैं। अब हम बात करेंगे जो स्वतंत्रोत्तर हिंदी उपन्यास है उसके विषय में कि उपन्यास विधा किस प्रकार की लिखी जा रही थी और किस प्रकार की विषय वस्तु को लेकर जो लेखक हैं वह उपन्यास विधा को सामने लेकर के आ रहे थे, और उपन्यास की जो कथा वस्तु है वह क्या रही होगी इस दौरान और किस वजह से रही होगी। तो आइए देखते हैं पुस्तक हमें क्या कह रही है। अधिकांश स्वतंत्रोत्तर हिंदी उपन्यासों ने स्वाधीनता के उपरांत उत्पन्न बाह्य और आंतरिक स्थितियों पर कथानक को आधारित किया, अर्थात इस समय का जो उपन्यास था उसका कथानक क्या रहा? स्वाधीनता के उपरांत जो बाह्य और आंतरिक स्थितियां थी उनको प्रस्तुत करना। उपन्यासों की प्रवृत्ति तात्कालिक समस्याओं को सामाजिक संदर्भ में उभारने की अधिक रही है। स्वाधीनता के उपरांत जो परिवर्तन आया है उसे पूर्व स्थिति के साथ रखकर टूटते हुए आशीर्वाद बढ़ाते हुए अवसरवाद और ईमानदारी को कुटिलता के चक्रव्यूह में जूझते हुए दिखाना हिंदी उपन्यासकारों की प्रवृत्ति रही है। सामाजिक परिवर्तनों को ब्यौरे में प्रस्तुत भी किया गया है। स्वतंत्रोत्तर उपन्यासों को विषय वस्तु की दृष्टि से निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले हम स्वतंत्रोत्तर जो आंचलिक उपन्यास है उसके संदर्भ में बात करेंगे। आंचलिक उपन्यासों में विकास का प्रवाह कम गतिशील होता है। उनका उद्देश्य वातावरण की विशिष्टता का चित्रण होता है, अर्थात जो आंचलिक उपन्यास है उसमें अंचल विशेष की जो विशिष्टता है उसको प्रस्तुत किया जाता है। व्यतीत होता हुआ पात्र पाठक में एक प्रकार की कचोट या मोहकता भर देता है।
आंचलिक कृतियों में प्रकृति, भाषा, रीति रिवाज सब मिलकर अपने आप में उद्देश्य बन जाते हैं। उनका आत्मीय विवरण ही ऐसा रंगीन हो जाता है कि यथार्थगत विषमता ओझल हो जाती है, ऐतिहासिक विकास अपेक्षाकृत महत्वहीन हो उठता है। सभी आंचलिक उपन्यासों के बारे में यह कथन सामान्य रूप से लागू नहीं होता है, अर्थात यह जरूरी नहीं है कि ये सभी विशेषताएं सभी आंचलिक उपन्यासों में हमें देखने को मिले। लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्ध और चर्चित आंचलिक उपन्यास मैलांचल, जो किसकी है, फणीश्वरनाथ रेणु की, आदि के बारे में यह कथन दूर तक लागू होता है। मैलांचल की शक्ति उसके सविस्तार अंकन में है। मैलांचल का कथा क्षेत्र बिहार का पूर्णिया जिला है। बहुत बार यूजीसी नेट की परीक्षा में भी मैलांचल से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं और जो बिहार का पूर्णिया जिला है उसके संदर्भ में भी प्रश्न बनाकर पूछा जाता है। एक और उन पर पड़ता हुआ नई स्थितियों का दबाव और दूसरी ओर परंपरा का मोह, इस तालमेल से दोनों की विशेषता निखर उठती है। शताब्दियों से एकरस जीवन पर नए युग की पहली चोट बहुत मार्मिक हो उठी है। इस आंचलिकता में कितना दारुण यथार्थ है और उसे दूर करने की कितनी शक्ति है, यह नहीं दिखाया गया है। रेणु और प्रेमचंद का यह बहुत बड़ा अंतर है। कुछ ऐसे आंचलिक उपन्यास अवश्य हैं जिनमें यथार्थ की विषम स्थितियां ओझल नहीं रहती हैं, जैसे नागार्जुन का रतिनाथ की चाची। ध्यान रखिएगा, नागार्जुन के उपन्यास है रतिनाथ की चाची और बलचनमा, और भैरव प्रसाद गुप्त का गंगा मैया और धरती। ये उपन्यास आप अच्छे से याद कर लेंगे। भैरव प्रसाद गुप्त का गंगा मैया और धरती, और नागार्जुन का रतिनाथ की चाची और बलचनमा। राही मासूम रजा का आधा काम इसलिए विशिष्ट नहीं है कि वह किसी मुसलमान लेखक द्वारा हिंदी में रचित उपन्यास है। यह अपने अंकुट यथार्थ चित्रण और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव में बसे मुसलमान ग्रामीणों की कथा होने के कारण भी विशिष्ट है। अर्थात यह केवल एक ग्रामीण उपन्यास नहीं है, आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में इसे रखा जाता है, जो एक पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव की कथा है, जो एक मुसलमान ग्रामीणों की कथा होने की वजह से विशिष्ट स्थान रखती है। इस गांव के मुसलमान पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन भारत विभाजन की त्रासदी झेल रहे हैं। मुसलमानों की हिंदुओं में विशिष्टता या भिन्नता तो लोग देखते हैं, किंतु उन्हें किसी अंचल का अंग बनाकर पहली बार इस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। किसकी बात कर रहे हैं? आधा गांव उपन्यास की, जो राही मासूम रजा का उपन्यास है। झिनी झिनी रे बीनीच चदरिया और अब्दुल बिस्मिल्लाह का ऐसा उपन्यास है जो आंचलिकता और प्रगतिशील सामाजिक आंदोलन को साथ साथ चित्रित करता है। यह प्रश्न भी आपसे बनाकर पूछा जा सकता है कि झिनी झिनी बिनी चदरिया जो उपन्यास है, इसमें एक साथ आंचलिकता और प्रगतिशील सामाजिक आंदोलन को चित्रित किया गया है, और यह किसका है? अब्दुल बिस्मिल्लाह का। अब हम बात करेंगे सामाजिक पारिवारिक उपन्यासों की, कि स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्य में जो सामाजिक पारिवारिक उपन्यास है वो किस प्रकार के लिखे जा रहे थे, उनका कथानक क्या रहा होगा, और जो केंद्र में किस विषय वस्तु को रख करके उपन्यास सामाजिक पारिवारिक लिखे जा रहे थे। तो आइए देखते हैं। इस दौर के सामाजिक पारिवारिक उपन्यासों में टूटते हुए परिवारों, स्त्री पुरुष के नए संबंधों, राजनीतिक भ्रष्टाचार का पात्रों पर प्रभाव और यौन चेष्टाओं का चित्रण, यह सब कुछ मिला जुला मिलता है। सामाजिक पारिवारिक उपन्यासों की बात कर रहे हैं स्वतंत्रोत्तर हिंदी उपन्यासों। यद्यपि कथानक प्रायः आर्थिक स्थिति एवं स्त्री पुरुष संबंध के ही चारों ओर घूमता है। भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों टेढ़े मेढ़े रास्ते और फूले विष्टि चित्र आदि में राजनीतिक मात्र तो भ्रष्टाचार का स्रोत बताया ही जाता है। मोहन राकेश का अंधेरे बंद कमरे, ध्यान दीजिएगा, मोहन राकेश का अंधेरे बंद कमरे वस्तुतः नागरिक जीवन में रूढ़िग्रस्त संस्कारों की यातना की कथा है। नोट कर लेंगे, यह बहुत अच्छा प्रश्न बनाया जा सकता है कि मोहन राकेश के अंधेरे बंद कमरे की विषय वस्तु क्या रही है। नागरिक जीवन में रूढ़िग्रस्त संस्कारों की यातना की कथा इस उपन्यास में प्रस्तुत की गई है। मोहन राकेश के इस उपन्यास का प्रभाव उनकी अधिकांश कहानियों के प्रभाव से भिन्न नहीं है, अर्थात उनकी कहानियों में भी यही कुछ नागरिक जीवन की जो रूढ़िगत संस्कारों की जो यातना है वो प्रस्तुत किया गया है। राजेंद्र यादव का उखड़े हुए लोग उस दंपत्ति की कथा है। राजेंद्र यादव का
उस दंपत्ति की कथा है जो बेईमानी और कुटिल दांव पेच की दुनिया में रह नहीं सकता। इसमें भी ध्यान राजनीति और नर नारी के संबंधों की स्वार्थपूर्ण उपयोग का उद्घाटन करने पर ही दिया गया है। उपेंद्रनाथ अश्क मध्यम वर्ग के जीवन की विविधता को उसकी संपूर्णता में प्रकाशित कर देते हैं। वे कथा को विस्तार से कहते हैं। निसंदेह अश्क में औपन्यासिक क्षमता है जो उनके उपन्यास गिरती दीवारों में पूरी तरह दिखलाई पड़ती है। बड़ी बड़ी आंखें उपेंद्रनाथ अश्क की गिरती दीवारें, ध्यान रखेंगे, बड़ी बड़ी आंखें उनका अन्य उपन्यास है। किसका? उपेंद्रनाथ अश्क का। यह बहुत कम जगह हमें देखने को मिलता है। बड़ी बड़ी आंखें उपेंद्रनाथ अश्क का है, आपसे पूछा जा सकता है। अन्य उपन्यास है जिसमें किसका वर्णन किया गया है? कामकाजी नारी की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के बावजूद मध्यम वर्ग के संस्कारों का आघात उसे कैसे सहन करना पड़ता है। इसे चित्रित करने की दृष्टि से रमाकांत का उपन्यास तीसरा देश, रमाकांत का तीसरा देश भी महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से बेघर में ममता कालिया ने गतकालिक नैतिकता से चिपटे नवयुवक की यातना का चित्रण किया है। यह उपन्यास आधुनिक यौन नैतिकता की प्रतिष्ठा सहज ढंग से करता है। इधर अस्कर वजाहत का सात आसमान नामक उपन्यास इस कोटि की उत्तम कृति मानी गई है। फ्रायड आदि मनोविश्लेषण शास्त्रियों का प्रभाव हिंदी कथा साहित्य पर स्वतंत्रता के पूर्व ही पड़ चुका था। इला चंद्र जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञे ने मनोविश्लेषण शास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग किया है। ध्यान रखेंगे कौन कौन माने जाते हैं मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार? इला चंद्र जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञे। इसी परंपरा में दर्शन शास्त्र के विद्वान डॉक्टर देवराज ने अजय की डायरी लिखी जो कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। अज्ञे के उपन्यास नदी के द्वीप पर राजनीति, अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषणवाद तीनों का प्रभाव है। अज्ञे के कौन से उपन्यास पर? नदी के द्वीप। बहुत अच्छा प्रश्न बनाया जा सकता है। नदी के द्वीप पर राजनीति, अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषणवाद तीनों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। कुल मिलाकर नदी के द्वीप यौन भावना का प्रधान उपन्यास है जो अज्ञे की चिंतन पद्धति को ध्वनित करता है। अजय की डायरी शैली में लिखा गया है। इसमें दाम्पत्य जीवन का विचलन, लड़कियों की शादी की समस्या, शिक्षा जगत। किसका है अजय की डायरी? डॉक्टर देवराज का। जिसमें क्या है? डायरी शैली में लिखा है और दाम्पत्य जीवन का विचलन, लड़कियों की शादी की समस्या, शिक्षा जगत में फैला भ्रष्टाचार, इन सबको एक दूसरे से संबंध कर दिया गया है। अब बात करेंगे अस्तित्ववादी उपन्यास की। अस्तित्ववादी उपन्यास स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्य में किस प्रकार के लिखे जा रहे थे? अज्ञे का एक अन्य उपन्यास अपने अपने अजनबी, जहाँ 3-4 लोग भयंकर बर्फीले मौसम में एक घर में साथ साथ रहने को बाध्य हो गए हैं। मानव की अंतिम नियति मृत्यु उन पर छाई रहती है। मृत्यु के संदर्भ में उनकी अतीत और वर्तमान चेष्टाएं महत्वहीन और निरर्थक लगती हैं। नियति और व्यर्थता बोध उपन्यास के केंद्र में है। ऐतिहासिक स्वतंत्रोत्तर ऐतिहासिक उपन्यासों की अगर हम बात करते हैं तो इस युग में ऐतिहासिक उपन्यास अधिकांश उन्होंने लिखे हैं जो पहले से लिख रहे थे। अर्थात जो उपन्यास स्वतंत्रता से पहले भी जो लेखक लिख रहे थे उनके द्वारा ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए। जैसे वृंदावन लाल मृगने ने 1950 में लिखा। वर्मा जी के उपन्यासों की कथा वस्तु में बहुत विचित्रता एवं आकर्षण है। बुंदेलखंड का जीवन सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न है। यह उनके उपन्यासों में पर्याप्त दिखलाई पड़ता है। वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों के कथा वस्तु में बुंदेलखंड का जीवन हमें दिखलाई पड़ता है। राहुल सांकृत्यायन ने सिंह सेनापति 1957 में, सिंह सेनापति का नाम अगुंतार निकाय में आया है। वह जैन धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म दीक्षित हो गया था। उस युग के अनेक सूत्रों को अपने युग से मिलाना इस उपन्यास का उद्देश्य मालूम पड़ता है। चतुरसेन शास्त्री ने वैशाली की नगरवधू, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास रहा है, नामक एक वृहद रोमानी उपन्यास लिखा है जिसमें कथा को ऐतिहासिक वातावरण में देखा गया है। लेखक ने हास्योन्मुख बुद्धकालीन भारत के विलासी और मादक रूप को धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं के बीच में इस उपन्यास वैशाली की नगरवधू के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस बीच पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारुचंद्र लेखा 1963 में, पुनर्वाग 1973 में और अनामदास का पोथा 1977 में। इनका क्रम भी बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में लगाया जाता है, इसलिए इनका क्रम आप ध्यान रख लेंगे। सबसे पहले चारुचंद्र लेखा, इसके पश्चात पुनर्वाग और फिर अनामदास का
पोथा। उपन्यासों में द्विवेदी जी अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ होते गए हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा में वातावरण और मनस्थितियों की तीव्रता और संयम का चित्रण प्रधान था। चारुचंद्र लेख की मूल कथा प्रबंध चिंतामणि से ली गई। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न बनाया जा सकता है कि जो चारुचंद्र लेखा इनका उपन्यास है, इसका जो कथानक है, इसकी जो मूल कथा है, वह कहाँ से ली गई है? प्रबंध चिंतामणि से। इसमें आदिकालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक आदि स्थितियों का चित्रण किया गया है। उस काल में अनेक धार्मिक साधनाएं किस प्रकार एक दूसरे से टकरा रही थी, यह देखने में आ जाता है। इस उपन्यास का मूल उद्देश्य धार्मिक कर्मकांड और रहस्यात्मकता की निसारता दिखाकर मानवीयता को प्रतिष्ठित करना है। पुनर्वा में लोरिक चंदा की लोक कथा को मृच्छकटिकम की कथा से जोड़कर कथा में कालिदास को भी ले आया गया। किसमें? तो आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि लोरिक चंदा की कथा का वर्णन पुनर्वा में किया गया है और मृच्छकटिकम की कथा से इसे जोड़कर कालिदास को भी यहाँ ले आया गया है। इसमें सामाजिक विधि निषेधों की पुनर्परीक्षा की गई है। अनामदास का पोथा छांदोग्य उपन्यास, जो छांदोग्य उपनिषद है, उसकी कथा पर आधारित है। अनामदास का पोथा किस पर है? छांदोग्य उपन्यास की एक कथा पर आधारित है। इसमें परम सत्ता विषय ज्ञान साधना और रागात्मक प्रवृत्ति का एक प्रकार से सामंजस्य किया गया। द्विवेदी जी के उपन्यासों में प्राचीन भारत का वातावरण सांस्कृतिक साधना के साथ इस ढंग से चित्रित किया जाता है कि वे आधुनिक मानव की बाह्य और आंतरिक समस्याओं और समाधान की विवेचना करने लगते हैं। अमृतलाल नागर का उत्कृष्ट उपन्यास मानस का हंस 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ऐतिहासिक उपन्यासों की बात कर रहे हैं। ये सभी जो उपन्यास हैं ये ऐतिहासिक उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं और इन्हें कौन लिख रहा था? जो पहले से ही उपन्यास लिख रहे थे, उन लेखकों द्वारा ये लिखी गई। यह हिंदी के महान कवि तुलसीदास के मानसिक विकास और उस युग के विविधतापूर्ण जीवन को साक्षात्कार देता है। अब हम बात करेंगे जो स्वतंत्रोत्तर उपन्यास है, उनमें राजनीतिक उपन्यासों के संदर्भ में इस दौर में बढ़ती हुई राजनीति चेतना के व्यापक प्रभाव को देखकर या उस प्रभाव में रखकर ऐसे सामाजिक उपन्यास लिखे गए जिससे ऐतिहासिक प्रभाव की अनुभूति पाठक को हो जाती है। इसमें सामान्य जनसमूह पर पड़ते हुए राजनीतिक दबाव को बहुत सामान्य घटनाओं और मनस्थितियों के चित्रण के माध्यम से सांकेतिक किया गया। यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का बूंद और समुद्र और भीष्म साहनी का तमस तीनों ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। यशपाल का झूठा सच राजनीतिक उपन्यास, अमृतलाल नागर का बूंद और समुद्र और भीष्म साहनी का तमस। इनमें लेखक की परिपक्व राजनीतिक समझ राजनीति को बहुत व्यापक संदर्भ में प्रस्तुत करती है। झूठा सच 1958 ईस्वी में विभाजन की महाकाव्यात्मक गाथा है। झूठा सच है, उसमें किसका वर्णन है? विभाजन है, उसकी महाकाव्यात्मक जो गाथा है उसका वर्णन किया गया है। भारत विभाजन की त्रासदी कितनी भयंकर और प्रभाव में दूरगामी है, इस पर यशपाल जैसे पुराने क्रांतिकारी और प्रतिबद्ध लेखक का ध्यान जाना उचित ही था। एक बहुप्रचारित झूठ यानी सांप्रदायिकता ने कितने बड़े सच और भारतीय जनता की वास्तविक आकांक्षा को पीछे धकेल दिया। इस घटना ने कितने व्यक्तियों को कितने रूपों में पीड़ित किया, इसकी वेदना यह उपन्यास पाठक को संप्रेषित करता है। कामता नाथ का कालकथा और अमरकांत का इन्हीं हथियारों से स्वाधीनता आंदोलन पर आधारित उपन्यास राजनीतिक उपन्यास है। अब हम देखते हैं स्वतंत्रोत्तर महानगरीय उपन्यासों के संदर्भ में। महानगरीय जीवन को लेकर जगदम्बा प्रसाद दीक्षित ने मुर्दाघर, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का मुर्दाघर और पंकज बिष्ट का लेकिन दरवाजा। मुर्दाघर बम्बई की वेश्या जीवन पर और लेकिन दरवाजा दिल्ली के साहित्यकारों के हास्योन्मुखी सुविधा खोजी जीवन पर आधारित है। दोनों की विषय वस्तु आप ध्यान में रखेंगे, मुर्दाघर और लेकिन दरवाजा की। मुर्दाघर में बम्बई के वेश्या जीवन को लिया गया है और लेकिन दरवाजा में दिल्ली के साहित्यकारों के हास्योन्मुखी सुविधा खोजी जीवन को लेकर के लिखे गए उपन्यास है। महानगरीय उपन्यासों की श्रेणी में इन्हें रखा गया है। मनु भंडारी का आपका बंटी और महाभोज भी आधुनिक जीवन की विसंगतियों को रूपायित करते हैं। अलका सरावगी का कलिक कथा बयापास प्रसिद्ध उपन्यास लिखा गया है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रोत्तर व्यंग्य प्रधान उपन्यासों की। भैरव प्रसाद गुप्त ने अंतिम अध्याय नामक उत्कृष्ट व्यंग्य परक उपन्यास लिखा। भैरव प्रसाद गुप्त का
इस दौर में अन्य प्रसिद्ध व्यंग्य उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी और मनोहर श्याम जोशी का कुरुकुरु स्वाहा। जोशी का कसब क्षेत्रीय प्रेम कथा है। काशीनाथ सिंह का अपना मोर्चा। शिक्षा जगत, जोशी का कसब क्षेत्रीय प्रेम कथा है। काशीनाथ सिंह का अपना मोर्चा शिक्षा जगत की हलचलों का चित्रण मौलिक ढंग से करता है। अपना मोर्चा जो उपन्यास है ये शिक्षा जगत की हलचलों का चित्रण मौलिक ढंग से करता है। ये किसका उपन्यास है? अपना मोर्चा काशीनाथ सिंह का। इस क्षेत्र को उपन्यास के विषय के रूप में चुनना महत्वपूर्ण प्रयोग है। पंजाब की विभाजन पूर्व स्थितियों का स्मृत रूप कृष्णा सोबती के जिंदगी नामा उपन्यास में हमें दिखलाई पड़ता है। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम स्वतंत्रता जो कहानी विधा है उसके संदर्भ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।